बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को एक बार फिर गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई है। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर शाहिद हक़ान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को चंद रोज कबल अदालत ने LNG केस में जमानत पर रिहा किया था। नैब ने उनके खिलाफ गैर कानूनी तैनातियों का रेफरेंस दायर करके दोबारा उनको गिरफ्तार करने के वारंट हासिल कर लिए। अब एक तरफ तो दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, पूरी दुनिया में इत्तेहाद और इत्तफाकात के पैगाम दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी कौमी यकजहती के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन लगता यूँ है कि सियासी फिजा खराब हो रही है। हमारे यहाँ ये तासुर है कि हुकूमत अपोजिशन से लड़ रही है, अदालतें जेल हुकाम को कैदियों की रिहाई के हुक्म दे रहे हैं, लेकिन नैब लोगों को गिरफ्तार करके अब इस सूरत हाल को मजीद खराब करने के दर पे नजर आती है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंजाब शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क से वापस आकर कौम को यह पैगाम दिया था कि वो मुश्किल घड़ी में कौम के साथ हैं। अपोजिशन कोरोना वायरस से निपटने के लिए तजावीज़ भी दे रही है, इजलास भी कर रही है, अपने MNA MPs को मूव भी कर रही है। दोनों बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अपने अपने तय अमली काम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाते हैं और अपनी तकरीर करके चलते बनते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की तजावीज़ भी सुनना गवारा नहीं करते, जबकि नैब जो LNG केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकती। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को नैब ने कई माह अपनी तहवील में रखा और उन पर कोई इल्ज़ाम साबित न कर पाई, तो अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अब लगता यूँ है कि नैब ने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उन पर एक नया रेफरेंस दायर किया है और ये गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस है। इस रेफरेंस के जरिए नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इल्ज़ाम ये है कि PSO के MD अरशद मिर्ज़ा और DMD की तकर्री के लिए क़वायद व ज़वाबित के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, यानी ये भर्तियाँ मेरिट पर नहीं हुई या क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई, यानी 2 अफसरान की तकर्री को जवाज़ बनाकर इस मौके पर जब कोरोना वायरस से पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है तो क्या मुल्की मसाइल का हल निकल आएगा? कोरोना वायरस से निजात मिल जाएगी? अपोजिशन ने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी तमाशों में अपना वक्त ज़ाया कर रही है। पहले भी इन सियासी तमाशों से कुछ नहीं निकला और अब भी कुछ नहीं निकलेगा। तो गुमान ये कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को इस मौके पर नैब ने गिरफ्तार किया तो मुल्क में कोई नया बहरान या सियासी तमाशा शुरू हो सकता है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। मेरे भाई ने हेल्थ में जो काम किया है वो पंजाब का हर शख्स जानता है। कोई तनख्वाह TADA या कोई एक टके की फ़ायदा नहीं लिया, जो हमारा हक था वो भी नहीं लिया। मैंने भी मुफ्त काम किया रेलवे में और उसके सिले में हमें भेज दिया गया जेल में। हालांकि ना उस पर कोई हेल्थ का केस बना, ना मुझ पर रेलवे का। कोशिश की गई रेलवे का बनाने की, लेकिन था ही कुछ नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है कि जमहूरी सियासत में भी हम रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरिश है, मैं यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में हूँ। यहाँ का इंतजाम इंतहाई नाकस है, इंतहाई नाकस। ये हमें बजाय ये इसके कि ये हमें सेफ करें, ये हमें तो और बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। इधर से कोई हम लोगों के साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे ना। हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि इधर डॉक्टर उमैर साहब इंचार्ज हैं, जो जबकि वो इधर मौजूद ही नहीं है। और मस्जिद इंतजामिया भी इस बात को एग्री कर रही है। आप इस बात को इस तरह देख लें कि अगर सऊदी गवर्नमेंट हज जैसी चीज को भी कह रहे हैं कि पोस्टपोन करना पड़ रहा है और पोस्टपोन करेंगे, तो थोड़ा सा आप रियलाइज कर लें। इसमें सर पता है क्या, मैं आपसे बहस नहीं करता, आपकी जो अपना कहना है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि मेरा काम यह है कि मैं बहैसियत SHO मैं आपको उनको कन्वे करूँ कि मिस्र के, सऊदी अरब के, तुर्की के, UAE के, कुवैत के और इराक के उलमा गलत हैं या सही हैं, हमें वो सिर्फ ये बता दें। क्या हम उनकी क़ियादत में वहाँ पर हज नहीं करते? क्या वहाँ हम उनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते? बात यह है कि हमारे उलमा ने हमेशा बस मिस की है। पहले जब तालिबान का मसला था तो ये अगर मगर में पड़ जाते थे। नैब लॉ कोई लॉ नहीं है, इट इज़ जंगल लॉ ना जी। ये पकड़ना है, क्योंकि आप अगर सियासतदान हैं तो जो बोला जाएगा वो पकड़ा जाएगा। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, आहत चीमा हैं या फवाद हसन फवाद हैं या डॉक्टर वसीम अजमल हैं या और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं और छोटे छोटे सरकारी अफसर भी हैं, तो इसलिए क्या आप अप्रूवर नहीं बने? और है क्या एक तमाशा, तुरफा तमाशा लगाया, अब तो सारा एक्सपोज हो गया। सोचा जेल में। और अब
कोरोना की खबर आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 1235 तक जा पहुंची है, यानी हर रोज 100 से जायद इजाफा हो रहा है। कोरोना से हलाक होने वाले मरीजों की तादाद भी 9 हो गई, यानी पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। सिंध में कोरोना के 429, पंजाब में 408, बलूचिस्तान में 131, खैबर पख्तूनख्वा में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 91, इस्लामाबाद में 27 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 2 मरीजों की तस्दीक हुई है। यानी पंजाब में तमाम सूबों के मुकाबले में पंजाब में कोरोना के मरीजों का रेशो बढ़ रहा है। सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में 1-1, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 3-3 है, यानी दोनों सूबों में 3-3 लोग कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल सलाम आफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर ने यानी 2 डॉक्टरों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी है। तर्जमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक एक डॉक्टर डीजी खान के क्वारंटीन में है, जबकि दूसरी डॉक्टर खातून आइसोलेशन वार्ड में काम कर रही थी। दोनों डॉक्टरों को कोरोना वायरस के सिम्टम उनमें से मिले हैं और दोनों डॉक्टरों को क्वारंटीन कर लिया गया है, लेकिन दोनों डॉक्टरों की हालत खतरे से बाहर है, ये ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसके अलावा चीन ने कोरोना से बचाव के लिए 10 टन हिफाजती सामान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के भी हवाले कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान में आज तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात और जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी रही। पंजाब में महकमा औकाफ ने जुम्मा मुबारक के लिए हिदायतनामा जारी किया, जिसके बाद नमाज जुम्मा में उम्र सीधा लोगों, बीमार लोगों और बच्चों के आने पर पाबंदी लगाई, जबकि बहुत सी मसाजिद में जुम्मा ना हो सका। कोरोना वायरस की वजह से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया फरोख्त के लिए हुकूमत के 50 अरब रुपए के ऐलान के बावजूद यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर पर अमले को फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर की अदम फराहमी के बायस अमले और शहरियों के कोरोना से मुतासर होने का भी खदशा पैदा हो गया है। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मदद के लिए पंजाब हुकूमत ने एक माह कबल ज़कात काटने का फैसला कर लिया है। लॉकडाउन के बायस लाहौर में शादी हाल, ढाबे, बाजार बंद हैं। दूध, सब्जियां और ब्रायलर की तलब कम होने से कीमतों में गैर मामूली कमी आई है। सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान को इस साल के लिए हज मुआहदे करने से रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम ममालिक को हिदायत जारी की है जहाँ के 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन हज के लिए हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र करते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी लॉकडाउन है, जिसके नतीजे में हज मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 22,993 होगी, जबकि मुतासरीन की तादाद 5 लाख से बढ़ चुकी है। कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले 1,20,983 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इटली के बाद स्पेन में भी कोरोना वायरस ने ज़बरदस्त तबाही मचाई हुई है और इटली की निस्बत स्पेन में मरने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान स्पेन में मज़ीद 655 मरीज चल बसे हैं और मरने वालों की तादाद 4,000 से ज़ायद हो गई है। इटली में अब तक मजमूई तौर पर 8,165 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 80,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस के सिम्टम पाए गए हैं। बरतानिया में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 43, बेल्जियम में 42 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फ्रांस में 231 हलाकतों के बाद अमवात की तादाद 1331 हो गई है, जबकि पेरिस में मुख्तलिफ शहरों में सड़कों और अवामी मकामात को जरासीम से पाक करने का सिलसिला भी जारी है। रूस में कोरोना के बायस गैर जरूरी दुकानों, पार्क्स और अवामी मकामात को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। यूरोप में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2.5 लाख से बढ़ गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मरीजों की मजमूई तादाद 75,233 होकर स्पेन से भी तजावज़ कर गई है, जबकि 24 घंटों में अमेरिका में मजीद 265 लोग चल बसे हैं और अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,000 से ज़ायद हो गई। वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला न्यूयॉर्क सुनसान पड़ा हुआ। सान फ्रांसिस्को शहर में हू का आलम है। अमेरिकी सेनेट ने कल ही मईशत को सहारा देने के लिए $2 खरब का इमदादी पैकेज मंजूर किया। कोरोना वायरस के बाद गुज़श्ता हफ्ते 30 लाख से ज़ायद अमेरिकी बेरोजगारी इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए रजू कर चुके हैं। इटली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
712 हलाकतों के बाद मजमूई अमवात की तादाद 8,165 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस से 2234 अफराद लकमाउजुल बन चुके हैं और मुतासरीन की तादाद 29,406 है। भारतीय हुकूमत ने गरीब शहरियों के लिए 23 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है और भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 719 है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 16 है। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल हैं और आज कुछ अहम स्टोरियाँ भी आपको बताएंगे। नैब के हवाले से भी बात करेंगे और ये बताएंगे जो मुल्क भर में करंतना बनाए गए उनकी क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इसके अलावा भी दीगर पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। शरह सूद में कमी और कोरोना वायरस की वबा के बाइस गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान से सरमाया निकालना शुरू कर दिए। सरमायाकारों में घबराहट के आसार देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड में गुज़श्ता चंद रोज में जबरदस्त इजाफा हुआ है। डॉलर चंद ही दिनों में रिकॉर्ड 9 से 10 रुपए महंगा होकर पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन सतह पर पहुंच गया है। जुमा के रोज डॉलर की कदर में मजीद ₹1.87 इजाफा हुआ, जिससे डॉलर की कीमत तारीखी तौर पर यानी पाकिस्तान में सबसे बुलंद सतह 168 रुपए पर पहुंच गई, यानी $1 168 रुपए का हो गया। अब डॉलर महंगा होने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो गैर मुल्की कर्जों में इजाफा है। गैर मुल्की कर्जों में 8 से 900 अरब रुपए का इजाफा हो गया और गैर मुल्की कर्जे 125 अरब डॉलर की हद अबूर कर गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सोना 1 लाख रुपए फी तोला की हद अबूर कर गया और सोने की कीमत में गुज़श्ता रोज यानी 2-3 रोज में 4,500 से 5,000 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। 20 मार्च को जब मार्केट बंद हुई थी, यानी एक हफ्ता पहले जब पाकिस्तान का बिजनेस जुम्मे के रोज क्लोज हुआ था, तो उस वक्त डॉलर की कदर 158 रुपए 62 पैसे थी। आज ये डॉलर 168 रुपए का है, यानी रवा हफ्ते में रुपए की कदर में 10 रुपए से जायद कमी हुई है। माहिरीन ये कहते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में गैर मुल्की सरमायाकारों ने धड़ाधड़ पैसा बाहर निकाला है और हुकूमती कर्जों की सिक्योरिटी, जिसे हॉट मनी कहा जाता है, उसमें से $2.25 अरब निकल चुके हैं। हॉट मनी का कुल सरमाया $3 अरब था। हुकूमत पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक ने जो अपने इंटरेस्ट रेट रखा था वो 13.25% था और 13.25% पे सरमायाकार भारी मुनाफा हासिल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शरह सूद नीचे गिरी है और उसमें से $2.25 अरब निकल गए, तो $2.25 अरब निकल जाने की वजह से रुपया दबाव का शिकार हो गया। गैर मुल्की सरमायाकारों ने कलीलुल मुद्दती सरमायाकारी यानी शॉर्ट टाइम जो मनी जमा कराई थी वो उनके वापस लेने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। मुआशी माहिरीन ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि अगले चंद रोज में डॉलर शायद 180 की हद अबूर कर जाएगा। बैंकों का इंटरेस्ट रेट 13.25% करने से हुकूमत ने डॉलर की कदर को बढ़ने से रोक रखा था। बज़ाहिर ये भी एक मसरूरी तरीका था, लेकिन चूंकि पिछले कुछ माह पहले डॉलर तेजी से बढ़ रहा था, तो हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों को भारी इंटरेस्ट के एवज डॉलर डिपॉजिट कराने के लिए जो ऑफर की थी, अब वो ऑफर जो है वो लोगों ने वापस, वो ऑफर तो मौजूद है लेकिन लोग पैसा निकाल रहे हैं। अब जैसे ही चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि हुकूमत स्टेट बैंक अपनी शरह सूद को कम करे, क्योंकि इसकी वजह से मुकामी सनत तबाह हो रही थी और मुकामी सनतकार बिजनेसमैन सब मुतालबा कर रहे थे कि इसको नीचे लेके जाया जाए। अब अपोजिशन ने भी इस बात का मुतालबा किया था कि शरह सूद जो है 5 से 7% होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने शरह सूद में थोड़ी सी कमी की है तो डॉलर फिर से आसमान की तरफ जाना शुरू हो गया। जरा ये भी कहते हैं कि इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि सरमायाकार डॉलर की ज़हीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, यानी डॉलर निकाल के अपने पास जमा कर रहे हैं और उसकी वजह यह कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र सरमायाकार कैश इन हैंड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। बैंकों में रखने की बजाय सरमायाकार सरमाया निकाल कर अपने पास रख रहा है या उसको कहीं मुंतकिल कर रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की ज़हीरा अंदोज़ी की भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की बुनियाद ओपन मार्केट में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत होगी। स्टेट बैंक के ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से जो पाकिस्तान की मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें अद्वियात की कीमतें महंगी हो गई हैं और मशीनरी जो है उसकी कीमत भी बढ़ गई है। सूरत हाल तो ये है कि अगर हुकूमत ने डॉलर की कीमत फौरी तौर पर इंटरप्शन ना की और इसको इग्नोर किया, मार्केट को फौरी तौर पर ना संभाला, तो डॉलर खतरनाक हद तक ऊपर चला जाएगा
जिसे वापस लाना मुश्किल होगा और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो हमने गैर मुल्की कर्जे अदा करने हैं, उन गैर मुल्की कर्जों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। बात करते हैं कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्लिम लीग के रहनुमा साद रफ़ीक, जिन्हें अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया। साद रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन का केस बड़ा तवील से चला, 15-16 माह वो जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया, तो उनसे एक अहम सवाल किया हामिद वीर साहब ने, देखते कि क्या जवाब दिया। वॉच प्लीज। तो नहीं होना शुरू हो गया कि आपके 30-40 साल ज़ाया हो गए हैं और आपको सियासत की बजाय कुछ और करना चाहिए था? ये देखिए, मैं इंसान हूँ, मैं और मेरा भाई 8/12 के एक सेल में 1.25 साल कैद रहे हैं। मेरे भाई ने हेल्थ में जो काम किया है वो पंजाब का हर शख्स जानता है। कोई तनख्वाह DA या कोई एक टके की फ़ायदा नहीं लिया, जो हमारा हक था वो भी नहीं लिया। मैंने भी मुफ्त काम किया रेलवे में और उसके सिले में हमें भेज दिया गया जेल में। हालांकि ना उस पर कोई हेल्थ का केस बना, ना मुझ पर रेलवे का। कोशिश की गई रेलवे का बनाने की, लेकिन था ही कुछ नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है कि जमहूरी सियासत में भी हम रहेंगे, अपनी बात भी कहते रहेंगे, लेकिन ये बात अब हम तसलसल के साथ कहेंगे कि जमातें अपने अंदर अदारे बनाएं, जमातें अपने अंदर जमहूरियत लाएं। अदारे जब बनाएंगे तो जमहूरियत ज़्यादा आएगी ना। फिर सवाल जवाब होंगे, सवाल जवाब सुनने भी पड़ेंगे, सवालों के जवाब भी आपको देने होंगे, और ये तमाम सियासी क़यादतों को करना पड़ेगा। वरना आला से आला सियासी क़यादत जितनी भी बेदाग होगी और जितना भी अच्छा काम करेगी, उसको जब कटहरे में खड़ा किया जाएगा बाहर सड़क पे, उसके लिए नारा लगाने वाला और लड़ने वाला कोई नहीं होगा। फिर हमें मसलहतों का शिकार मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जमातों को होना पड़ता है। फिर जब आप सवाल करते हैं, बाद सवालों के हम जवाब आप लोगों को दे नहीं सकते, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुंह छुपाते हैं। इससे बेहतर ये है कि हम ये जो एक जमहूरियत मांगते हैं, जमहूरियत को हम चाहते हैं पाबा जंजीर ना हो, जो एक आज़ादी मांगते हैं, अगर ये चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फिर हमें ग्रास रूट लेवल पे लाना पड़ेगा। और अगर हम करोड़ों वोट लेते हैं तो फिर 2-4 लाख लोगों को हमारी कॉल पे बाहर भी तो निकलना चाहिए ना भाई। लोग तो निकलने, और कुछ ढींगा मुश्ती नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये फॉलोइंग है आपकी स्ट्रीट्स के अंदर। लेकिन खाय साहब, आखिर में मेरे देखिए, नवाज शरीफ पकड़े गए, लोग बाहर नहीं निकले। शहबाज शरीफ पकड़े गए, लोग बाहर नहीं निकले। बाकी क़यादत पकड़ी गई, लोग बाहर नहीं निकले। एक तो लोगों को कॉल नहीं दी गई, और दूसरा शायद सियासी जमातों के पास वो सिस्टम नहीं था कि लोगों को बाहर निकाल सकते। करोड़ वोट लेने वाली जमात के वोटर बाहर क्यों नहीं निकले, ये बड़ा अहम सवाल है। साबिक़ हुक्मरान जमात को अगर इस बात का एहसास तो है कि उनके वोटर बहुत हैं, लेकिन उनके लिए बाहर निकलने वाले बहुत कम हैं। उसकी बुनियादी वजह सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत का फुकदान है, ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी का फुकदान है। सियासी जमातों के अंदर जब तक जमहूरी रवैया नहीं होगा, आप लोगों की लॉयल्टी बाय नहीं करेंगे, लोगों को अपने साथ एंगेज नहीं करेंगे, सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरी निज़ाम राइज नहीं करेंगी, यानी इलेक्शन नहीं कराएंगी, आम लोगों को पार्टी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो फिर लोग वोट का तो इस्तेमाल कर लेंगे। 2-4 जमातें किसी एक को तो वोट देना दे देंगे, लेकिन फिर उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो दुनिया भर में लोग सियासी जमातों का हिस्सा बनते हैं, तो सियासी जमातें उनकी लॉयल्टी बाय करती हैं। जमहूरी तरीके से लोग पार्टी के अंदर आते हैं और पार्टी की लीडरशिप तक पहुंच जाते हैं। उसमें लोगों को पता होता है कि हम अगर वर्कर हैं तो कल लीडर भी बन सकते हैं। हर इलेक्शन में आप देखते हैं दुनिया में कि नए चेहरे, नया खून, नई सोच सामने आती है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। हम अभी तक शख्सियात के गिर्द घूमते जा रहे हैं। ये ठीक है, शख्सियत का बहुत अमल दखल होता है, लेकिन उससे नई सोच और नए लोग आगे नहीं आ पाते। लोगों की तो मजबूरी है कि किसी न किसी को तो वोट देना है। अब 2-3 बड़ी जमातों में से किसी एक के साथ तो आप खड़े हो जाएंगे। जब उस जमात पर मुश्किल वक्त आता है तो लोग उनके साथ इसलिए खड़े नहीं होते। क्यों खड़े नहीं होते? क्योंकि लॉयल्टी नहीं है। तो फिर ये जमातें भी सौदेबाजी, तोड़ जोड़ और NRO लेने देने पर मजबूर हो जाती है। तो इसमें कसूर सियासी जमातों के अंदर कमज़ोरी का है कि जो लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाती, लोगों की लॉयल्टी बाय नहीं करती और लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पर नहीं जाती। बड़े बड़े जो सियासी लीडरान हैं या बड़े बड़े जो हर जमात के अंदर ग्रुपिंग है, वही 4-5-6 लोग जो है वो लीडर को घेरे रखते हैं, और जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर तक जा ही नहीं पाते।
तो ये बुनियादी खामी है। इसकी वजह से फिर लोग कहते हैं ठीक है वोट तो ले लें, लेकिन आपके लिए हम जूते वूते नहीं खाएंगे। मुल्क में कोरोना की वबा के पेश नज़र हुकूमत ने अपनी तरफ से आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, लेकिन वो रिलीफ क्या आवाम तक पहुंचा है? उल्टा सूरत हाल ये है कि आटा शॉर्ट हो गया है, आटा ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। बहुत से शहरों में आटे की किल्लत की शिकायत है, या तो आटा स्मगल हो गया है या फिर इसकी ज़हीरअंदोज़ी की जा रही है। हुकूमत ने बज़ाहिर आवाम को 1200 अरब रुपये का बहुत बड़ा पैकेज दिया है। 1200 अरब का फिगर बहुत बड़ा होता है। पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है, लेकिन पेट्रोल की तलब में कमी हो गई है, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में इतनी नुमाया कमी हुई है कि अब सोचा ये जा रहा है कि पेट्रोल का जो हम ऑर्डर करते हैं वो कम कर दें। पेट्रोल की तलब में 40% और हाई स्पीड डीजल की तलब में 50% कमी हुई है, यानी पेट्रोल मसनूआत की मांग में 50% कमी हुई है। और इतनी कमी हो गई हुकूमत ने अब उसका इंपोर्ट ऑर्डर भी कम करने का फैसला किया है। और इसके अलावा जो रिफाइनिंग करने वाली जो रिफाइनरीज हैं उनको कहा गया कि आप इस दौरान तेल ना मंगाएं, बल्कि अपनी वहाँ पे सफाई का काम कर लें, तो एक उनको भी स्पेस मिल गई है। लेकिन अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत को देखें कि वो आवाम को किस तरह इस सूरत हाल में रिलीफ दे रहे हैं, भारत ने क्या किया है, यानी उन्होंने ये किया कि आइंदा 3 माह के लिए उन्होंने राशन बिल्कुल सस्ता कर दिया। वहाँ पे 27 रुपये फ़ी किलो गंदम मिलती है, उस गंदम को उन्होंने 2 रुपये किलो कर दिया है। जबकि वहाँ पे जो चावल है, हमारे यहाँ तो खैर चावल 100-150 रुपये किलो मिलता है, वहाँ 37 रुपये फ़ी किलो चावल मिलता है, तो उस चावल की कीमत उन्होंने 3 रुपये कर दी है। अब ये फ़ायदा वो 80 करोड़ आवाम को दोगे। ये वो आवाम है जो राशन की दुकानों से राशन लेते हैं। इंडिया में राशनिंग होती है तो उन्होंने हर एक को राशन के लिए एक स्पेसिफिक मिकदार रखी हुई है, तो अब उन्होंने राशन की मिकदार भी बढ़ा दी है। ये मिकदार पहले 2-3 किलो होती थी, अब उन्होंने 7 किलो कर दी है। जबकि रेट क्या कर दिया है, 2 रुपये किलो आटा लें और 3 रुपये किलो आप चावल लें। हमारे यहाँ एक भी चीज़ के दाम कम नहीं हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता हम किल्लत की जाने जा रहे हैं। यानी भी मैंने आपको बताया आटा नहीं मिल रहा, अब कुछ दिनों बाद कुछ और चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। राशन की चूँकि दुकानें नहीं हैं, हम यूटिलिटी स्टोर से काम चलाते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी ये अफवाह ज़ेर गर्दिश कर रही है कि यूटिलिटी स्टोर पर लोग तो जा रहे हैं, एक तो वहाँ चीज़ें नहीं मिलती, दूसरा यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम भी डरते डरते किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे कि उनके पास वो सेफ्टी मैयर्स ही नहीं है, वो मास्क ही नहीं है, वो किट्स नहीं है कि वो लोगों से डील कर सकें। और यूटिलिटी स्टोर के बारे में तो ये बड़ी अच्छी तरह लोगों के ज़हन में एक तासुर पैदा हो चुका है कि वो अकरवा परवरी का गढ़ बन चुके हैं। इनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबको राशन फराहम किया जा सके। हमारे दूसरा जो बड़ा आसान तरीका ढूंढा गया वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको वहाँ से एड इमदाद मिलती है। अब ये वो प्रोग्राम है जिसका नाम बदलता रहता है, पता नहीं कफालत कार्ड है या क्या है, लेकिन इसके लिए लोगों को नकद रकम दी जाती है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल गया गुजरा प्रोग्राम है। अगले महीने इस तरीक़ेकार को अगले महीने से वो दे रहे हैं 12,000, यानी शायद 3 महीने के पैसे इकट्ठे दे रहे हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। लेकिन इस तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब जो इस पूरी गुफ्तगू का मकसद ये है वो है सफ़ेद पोश तबका, मिडिल क्लास फैमिली। अब वो है जो तनख्वाहदार तबका है, फैक्ट्री के मुलाजिम है, अब वो कफालत कार्ड तो नहीं लेते, ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड में उनका कोई नाम है, तो वो सफ़ेद पोश तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। बहुत सी फैक्ट्रियों से मुझे लोगों ने कहा जी कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है और फैक्ट्री मालिका ने तनख्वाह भी नहीं दी, आराम से उन्होंने फैक्ट्री को ताला लगाया, हमें कहा घर बैठ जाए। वो लोग हैं जो सैलरी बेस्ड है, उनको वहाँ से तनख्वाह मिलनी थी, लेकिन चूँकि वो पैदावारी इंडस्ट्री थी, उनको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, आगे उन्होंने भी किसी को सैलरी नहीं दी, तो मिले फैक्ट्रियाँ ये तो हो गई बंद और तनख्वाहें दी नहीं जा रही। ये गुजरावाला, सियालकोट और जितने एरिया हैं इन सब से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि लोगों को घर बिठा दिया गया है और उन्हें बस जो उन्होंने मजदूरी की वो दे दी गई है, कोई इजाफी उनको 1 टका नहीं दिया गया। बल्कि बहुत सी जगहों पे तो शायद वो जो सैलरी मिलनी थी इस महीने की वो भी अभी तक पेंडिंग है। तो ये शिकायत बहुत आम है। तो ये वो सफ़ेद पोश तबका है जिसके पास कफालत कार्ड नहीं है, जिसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में दर्ज नहीं, और इनका कोई डेटा भी नहीं है कि हम इनको कैसे फैसिलिटेट कर सकें। तो इससे बेहतर तो यही है जो इंडिया ने किया है कि हम अशिया के दाम सस्ते कर दें। 3-4 बेसिक चीज़ें होती है जिनमें आटा चावल होता है, चीनी और घी होती है। ये 4-5 चीज़ों के नर्ख अगर हम कम कर दें तो ये रिलीफ अक्रॉस दी बोर्ड सबको पहुंच सकता है। इसमें वो सफ़ेद पोश तबका भी जो है शायद उसको भी काफ़ी
फ़ायदा हो जाए और वो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो इस प्रोग्राम के ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पे थोड़ा सा और एक्टिव होने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं इफ्तार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आज सिंध में तो मुल्क भर में इज्तिमात पे और जुम्मे की नमाज पे पाबंदी लगा दी गई। अब दूसरे सूबों में भी सूरत हाल ऐसी ही रही है। इसी में बात कर रहे हैं तजिया निगार इज़हारुल हक है, वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। राम अज़राह करम हमें ये बता दें कि मिस्र के, सऊदी अरब के, तुर्की के, यूएई के, कुवैत के और इराक़ के उलमा गलत हैं या सही हैं। हमें वो सिर्फ ये बता दें। क्या हम उनकी क़ियादत में वहाँ पर हज नहीं करते? क्या वहाँ हम उनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते? बात यह है कि हमारे उलमा ने हमेशा बस मिस की है। पहले जब तालिबान का मसला था तो ये अगर मगर में पड़ जाते थे, आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाते थे। अब सवाल ये है कि जब सऊदी अरब ने मस्जिदें बंद कर दी हैं तो ये हमें वाज़े तौर पर क्यों नहीं बताते कि वो सही हैं या गलत हैं। अगर वो गलत हैं तो ये उनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते? अगर वो सही हैं तो क्या? लेकिन इजहार साहब, ये हम उलमा कराम से शिकवा करना बनता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उलमा कराम की नहीं है। ये फैसला इंतजामी है। ये हुकूमत ने फैसला करना, उलमा कराम ने फैसला नहीं करना। ये जी देखें, जो कामरान साहब, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हुकूमत लॉकडाउन का फ़ैसला नहीं कर पा रही वो उलमा से कैसे टक्कर लेगी? ये हमारी हुकूमतें तो उलमा से और मजहबी तबके से है। आज मेरे पास इंडिया से भी फतवा आया है, पटना से भी, उन्होंने भी कहा है कि मस्जिदों में न जाएं। तो दूसरी बात यह है कि ये दूसरा मौका है कि उलमा पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान नज़र आया है। पहले अभी जब कश्मीर पर मोदी ने हंगामा वो किया तो तब प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि अपोजिशन को साथ मिलाते। अभी भी अपोजिशन को उन्होंने साथ, ये मैं इसकी पुरजोर इसकी मैं कहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती। मजम्मत करते हैं आप, एहतजाज करते हैं, उठ कर चले। मैं बिल्कुल देखिए, खास साहब के बारे में ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि वो भी मेरी मर्जी के कायल है। यानी उनकी मर्जी ये है कि उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल घास नहीं डालना। कौमी यकजहती उनके नज़दीक किसी अहमियत की हामिल नहीं। सियासी इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ होती नहीं। तो उनका ख्याल ये है कि क्रिकेट में भी ऑलराउंडर हैं और सियासत में भी उनके पाए का कोई ऑलराउंडर नहीं है। वो अकेले ही मुखालिफ टीम को आउट भी कर लेंगे, अकेले ही सबके चक्के छुड़ा लेंगे। उनके ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए तो मैच किसके खिलाफ खेलेंगे? क्योंकि उन्हें तो आता ही मैच खेलना है। हाँ, सब चूँकि क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में तो ये सब चलता है कि कोई एक खिलाड़ी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, कोई एक बॉलर या एक बैट्समैन सिंगल हैंडेड मैच जिता देता है। मगर ये हमेशा नहीं होता। मजमूई कारकर्दगी ज़्यादा अहम होती है। अब ये बात हमारे महबूब वज़ीर-ए-आज़म शायद वो ये मानने को तैयार नहीं, या वो समझ नहीं रहे, या वो समझना नहीं चाहते। तो जहाँ तक जुमे के इज्तिमात की पाबंदी की बात है तो कहने वाले तो कहते हैं कि आप चिंची पर सफ़र करने वाले लोगों से को तो रोक नहीं पा रहे, लेकिन जुमा के इज्तिमात पर आपने पाबंदी लगा दी है। इस्लाम ने जिन बातों पर ज़्यादा जोर दिया है, आजकल कौम को उन्हीं बातों से रोका जा रहा है। चले, कोरोना वायरस से बीमारी फैलती है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका एक तो हल ये है कि लोग फासले पर खड़े होकर बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं। यानी सोशल डिस्टेंस में अगर नमाज ही पढ़नी है तो फासला रख लें। लेकिन हम भीड़ चाल का शिकार हो रहे हैं, मस्जिदों को ताले डालने के दर पे। सोशल डिस्टेंस की बात समझ में आती है, लोग घरों में नमाजें पढ़ें, बाकी चीज़ों से भी तो रोकें। रिक्शा पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। मैंने देखा कि गुंजानाबाद इलाकों में रिक्शे भी चल रहे हैं और वो चिंची रिक्शे भी चल रहे हैं, मेले ठेले भी चल रहे हैं, होटल भी खुले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर रोकी जाती तो फिर समझ में आती थी कि आप मस्जिद को भी ताले लगा देते। अब आज भी जो हुकूमत के लोग ऐलान कर रहे हैं, SHO साहब एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि इकट्ठे होकर नमाज ना पढ़े, लेकिन गेट पर कितने लोग इकट्ठे थे जरा वो देखिए। अगर आपने यही तरीका करना है तो उससे तो बेहतर था कि नमाज होने देते हैं। के हवाले से, लेकिन आगे थोड़े थोड़े बिगड़ रहे हैं। मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोक सकता, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और ये गवर्नमेंट भी यही आपसे चाह रही है और मस्जिद इंतजामिया भी इस बात को एग्री कर रही है। आप इस बात को इस तरह देख लें कि अगर सऊदी गवर्नमेंट
हज जैसी चीज को भी कह रहे हैं कि पोस्टपोन करना पड़ रहा है और पोस्टपोन करेंगे, तो थोड़ा सा आप रियलाइज कर लें। इसमें सर पता है क्या, मैं आपसे बहस नहीं करता, आपकी जो अपना कहना है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि मेरा काम यह है कि मैं बहैसियत SHO मैं आप लोगों को कन्वे करूँ कि गवर्नमेंट ऑप्शन चाह क्या रही है। आप लोगों की कोई इसमें कोई ऐसा तो कोई मसलक का मसला नहीं है, कोई अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कि पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है। तो बनाए अब ये देखिए कि लोग तो बगैर फासला कम, अब भीड़ लग जाती है ना। अगर या तो आप लोगों को कितार बनाते, एक एक करके जाने देते, नमाज पढ़ने देते, अब लोग आ गए मस्जिद के अंदर तो आपने गेट के ऊपर रश लगाया हुआ है, तो वो जो सोशल डिस्टेंस था, जो फासला था मैन टू मैन, वो तो आप बरकरार नहीं रख रहे और आप उन्हें भाषण दे रहे हैं कि जनाब लोग जमा ना हो, जुमा ना पड़े। तो ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। अब हुकूमत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने के लिए कह रही है, इंतज़ामिया को भी हदायत दे रही है, लेकिन इंतज़ामिया लोगों से जो सलूक कर रही है वो सलूक तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, गैर इंसानी सलूक है। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि इंतज़ामिया को तरबियत देने की ज़रूरत है। अगर 1-2 दिन लगा के इंतज़ामिया को ट्रेंड कर लिया जाता तो शायद बहुत ज़्यादा शिकायत पैदा न होती। हुकूमत लोगों को तो हदायतनामा जारी कर रही है, मीडिया भी बता रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखें, अपने घरों में रहें और सब बातें, लेकिन अब लोगों का वास्ता किससे है? एक गैर तरबियत याफ्ता इंतज़ामिया से। और हिदायत भी मुबहम है, यानी रोक दो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है कि आपके प्रोटोकॉल क्या होंगे, SOPs क्या होंगे, आपने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो इंतज़ामिया भी वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे हुकूमत उन्हें कह रही है, तो इससे हुकूमत की बदनामी हो रही है। मैं आपको 2-3 मनाज़र दिखाता हूँ। एक तो अस्पताल लाहौर में एक शख्स को रस्सियों से बांध दिया गया, ये आप देख ही रहे तस्वीर के ऊपर। अब ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना का मरीज़ था और ये वेंटिलेटर मांग रहा था। ये आप देख रहे हैं कि बेड के ऊपर भी एक मरीज़ पड़ा है, उसको भी रस्सियों से बांधा गया है। और मुझे जो इतलात मिली है कि ये शख्स ये अपनी जान से यानी चला गया है, मर गया है, और कहा जा रहा है इसे हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन मंजर आप देखें कि कितना भयानक मंजर है कि आपने एक शख्स को रस्सियों से बांधा हुआ है और उसे आप ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और वो डिमांड कर रहा है। डिमांड क्या कर रहा है? उसकी हालत ऐसी है, ही नीड वेंटिलेटर। अगर वेंटिलेटर नहीं है तो आप रस्सियों से क्यों बांध के रख रहे हैं? तो अब मुझे नहीं पता कि इसके प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए, क्या लोगों को रस्सियों से बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए, लेकिन जब ये चीज़ें हमारे सामने आती है तो फिर इसमें सवाल उठते हैं और लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरा मंजर भी आपको दिखाता हूँ कि वो एक क्वारंटीन सेंटर का मंजर है, वहाँ पे ये वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो सब लोगों ने देखी होगी, लेकिन वो देखने से ये पता चल जाएगा कि वहाँ ये हुआ क्या वहाँ पे। ये कोई सुहावा के आसपास की वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरिश है, मैं यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में हूँ। यहाँ का इंतज़ाम इंतहाई नाकस है, इंतहाई नाकस। ये हमें बजाय ये इसके कि ये हमें सेफ करें, ये हमें तो और बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। इधर से कोई हम लोगों के साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे ना। हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि इधर डॉक्टर उमैर साहब इंचार्ज हैं, जो जबकि वो इधर मौजूद ही नहीं है। ये कैसे इंचार्ज हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है? सब ने मिल के इकट्ठे इधर खाना खाया, ये आपके ये पीछे पड़ा है, सब ने यहाँ पे खाना खाया है। आइसोलेशन में रखा नहीं गया, हमें कोई आइसोलेशन में नहीं रखा गया। दो पेशेंट्स एक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, ये आइसोलेशन है। हमें 2 बजे सुबह से लाए हैं कि 2-3 मिनट में आपको फारिग कर देंगे, मामूली सा टेस्ट है जी। 2 बजे लाए हैं, 9 बजे तक किसी ने पूछा भी नहीं है। अब तो बल्कि मेरे हाल में 10 हो गए जी, तो कोई टेस्ट वाला कुछ भी नहीं हुआ। वैसे कहते हैं कि कार में एक आदमी सफर करे ड्राइवर के साथ, हम 18 आदमी छोटी सी वैगन में आए हैं जी। और यहाँ भी ना सफाई का ना पूछने वाला कोई आए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्लाह नवाज है, मैं जिला बहावलपुर का रिहायशी हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अपने साहब को मिलने के लिए। मेरी एक छोटी 7 बच्ची है, मेरी घरवाली भी है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, ना हम कोई दवाइयाँ के साथ गए हैं, ना हमारा कोई टेस्ट किया, ना कोई मेडिसिन दी है। हम तो बिल्कुल ठीक थे, परदेसी है। हमें ये क्या नया पाकिस्तान है? इसने तो हमें जलील कर दिया इमरान खान ने। हम 6 बजे से आए हैं, कोई हमारा टेस्ट नहीं लिया गया। ये क्या इन लोगों ने हमारे साथ ये 84 साल के है तो 6-7 किस्म की दवाइयां लेते हैं, दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर, शुगर। और पुलिस वालों ने इतना झूठ बोला है कि 2-3 मिनट के बाद आपको फारिग कर देंगे। 8 घंटे हो गए जी, हम जी 2 बजे आए थे, अभी तक कोई नहीं। हमें अगर ये बताते हैं तो घर से दवाइयां ले आते हैं। हमें एक केस दिया गया, इस ठंड में इतनी शदीद ठंड है, हम लोगों को लग रही है, और एक केस दिया है।
अब अगर ये सूरत हाल होगी, इंतज़ामिया अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करेगी, तो फिर लोग हुकूमत को बुरा भला कहेंगे। लोग क्या करेंगे? फिर लोग बगावत करेंगे, इनके दिलों में कदूरत बढ़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये वाला पहलू शायद हमने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। कुछ हमें ट्रेन लोगों की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग के लिए अब हमने 4-5-6 रोज़ से लॉकडाउन किया हुआ है, तो ट्रेनिंग में भी 1-2 दिन लगा के अगर लोगों को SOPs बना दिए जाते, लोग बैठते बताते जी कैसे करना है। आप लोग पकड़ते हैं, उठाते हैं, जत्थे का जत्था जाके किसी एक जगह बिल्डिंग में बंद कर देते हैं, ना वो खाने के इंतजाम आता है, ना सोने के, ना पीने के। और फिर आप कर क्या रहे हैं? लोगों को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं। अगर किसी 12 में से किसी एक को कोरोना है तो वो 12 को लगा देगा। तो होना तो चाहिए कि सबको अलग अलग करे ताकि बाकियों तक न पहुँचे। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त, खासकर NDMA वाले या जो भी बहुत अच्छा काम करी फौज भी, तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी देखने की जरूरत है। बड़ा आसान काम है, आप लोगों को बुलाने की बजाय ऑनलाइन भी ट्रेन कर सकते हैं। कुछ वीडियो बनाएं SOPs की और वो सबको भेजे, पुलिस को भी भेजे, वो जो डॉक्टर्स हैं उनको भी भेजे, जो लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं क्वारंटाइन में, जो ज़िले इंतज़ामिया है, कमिश्नर्स हैं, उन सबको एक गाइडलाइन दी जाए थ्रू ऑनलाइन या वीडियो बना के, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमें मौका दें, हमें वो SOPs दे दे, हम उनकी वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को इस तरह की शिकायत ना हो। अगर आपने किसी वैगन को पकड़ा है कि उसमें 10-12 लोग थे, तो इस तरह किसी जगह जाके बंद करना ये मुनासिब काम नहीं है। अब एक और अलमिया का जिक्र करते हैं। वो अलमिया ये कि मुल्क के एक बड़े मारूफ सनतकार और बिजनेसमैन इकबाल रेड अहमद, उन्हें भी नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। उनकी 74-75 साल उम्र है और बड़े ही मारूफ कारोबारी शख्सियत है। मुशर्रफ दौर में भी उनका बड़ा नाम था, एक कारोबारी आदमी थे। एहतिसाब अदालत ने उन्हें पकड़ा, फिर उनका केस शायद सिंध में कहीं चल रहा है, हैदराबाद में कहीं। उनके बारे में ये इतलात आ रही कि वो शदीद बीमार है। पिछली पेशी पर भी वो अदालत में पेश नहीं हो सके थे क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। अब नैब ने इकबाल रेड अहमद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, दर्जनों लोगों को, बल्कि वो हाजा साहब भी तो कहते हैं कि सैकड़ों लोग गिरफ्तार है और उनको पूछने वाला कोई नहीं, मुख्तलिफ जेलों में कैद है। तो जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी पहले से मौजूद है, अब जिनमें ज़्यादातर जराइम पेशा अफराद हैं। तो नैब के बहुत से मुलजमान ऐसे जिन पर कुछ साबित नहीं हुआ, यानी नैब ने उन्हें पकड़ा है, अब चूंकि उन्होंने साबित करना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो जेलों में पड़े हैं, तो उन्हें भी उन्हीं कैदियों के साथ रखा हुआ है। और जेल में भी आपको पता है कि कोरोना वायरस के मरीजों के हवाले से इतलात है कि कोरोना फैल रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था एक ही बैरक में 4-4-6-6 लोग हैं। तमाम अदालतें इस पर कंसर्न शो कर चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कह रहे हैं कि जो मामूली जराइम में मुलव्वस कैदी है उनको जमानतों पर रिहा छोड़ा भी जा रहा है। बहुत से शहरों में कैदियों को रिहा किया जा रहा है जिनके अभी केस ट्रायल नहीं हुए, जिनकी छोटी मोटी सजा है। तो कैदियों, ये भी कहा जा रहा है जेल हुकाम से कि वो कैदियों की रिहाई के लिए दरख्वास्त दें, लेकिन नैब के मुलजमान पर किसी की तवज्जो नहीं है। यानी नैब ने ये नहीं कहा कि जी हमारे पास भी कुछ लोग हमने भी पकड़वाए हुए हैं, उनका भी कुछ ख्याल करें या उनको छोड़ ही दें या उनके लिए कोई आइसोलेशन वार्ड बना लें। बड़े बड़े उम्र सीधा लोग हैं, बूढ़ों को तो फौरी तौर बीमारी पकड़ती है। और ये जो 74 साल इकबाल रेड अहमद है, बड़े ही प्रोमिनेंट एक बिजनेसमैन है, उन्हें तो पिछले साल सितंबर के अवाइल में गिरफ्तार किया। उन्हें 6-7 महीने होने को आए हैं। कानूनी तौर पर वो अब उनकी बेल हो जानी चाहिए थी, उसके हकदार हैं। तो अरबाब इख्तियार को इस बात पर गौर करना चाहिए। ये वो टाइम नहीं है, वो टाइम है एक बिल्कुल ही यकजहती का और एक हारमोनी का टाइम है। तो जिन कैदियों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उन्हें कोरोना वायरस का खतरा है। जहाँ दूसरे कैदियों को रियायत मिल रही है जिन पर जुर्म साबित नहीं हुआ, तो इन्हें भी जमानत पर रिहा किया जा सकता है। वैसे भी इकबाल रेड अहमद शदीद बीमार है और खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हुआ तो उसका इल्ज़ाम भी सीधा सीधा हाँ साहब या उनकी हुकूमत पे आएगा। और अगर उनकी रिहाई हो जाती है, जो वो डिज़र्व भी करते हैं, तो उनकी रिहाई से बिजनेस कम्युनिटी में एक अच्छा पैगाम जाएगा। इन हालात में जब मईशत की हालत बहुत ख़राब है और सारे ही बिजनेसमैन मायूस है और डॉलर देखिए अब किधर जा रहा है, तो इकबाल रेड अहमद तो इस मुल्क के बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन, उनके सारे एहसास मुल्क में हैं। ना वो पहले कभी मुल्क छोड़ कर गए हैं, ना भी इस उम्र में मुल्क छोड़कर वो कहीं जा सकते हैं। तो उन्हें अंदर रखने से बेहतर है हुकूमत उन्हें जमानत पर रिहाई दे ताकि वो बिजनेस कम्युनिटी में अपनी साख हुकूमत बेहतर कर सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ रहे से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।